नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास हुआ करती है, जो कि साथियों हम लोग इस क्लास को यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए या यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को टारगेट करते हुए हम लोग सिलेक्शन बैच की ये 33 नंबर की ये हम लोगों की क्लास होगी। ठीक साथियों, प्रत्येक दिन यह आपकी क्लास होती है। साथ ही साथ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे साथियों यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए ही एक क्लास सुबह आप लोगों को दी जाती है, जो कि ये बाल विकास की होती है 10 बजे के आसपास। और दूसरी क्लास साथियों आप लोगों को दोपहर में 2 से 3 बजे के आसपास दी जाती है, जो कि हिंदी की क्लास हुआ करती है। और तीसरी क्लास साथियों, एक क्लास आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सामाजिक विज्ञान का पार्ट है साथियों हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की 2 क्लासें आप लोगों को दी जाती हैं, जो कि 3 दिन हिस्ट्री की और 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास चलने का काम किया जाता है। ठीक साथियों, तो इन क्लासों को हम लोग रेगुलर और प्रत्येक दिन करते हैं, जिसकी आपके ही अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से जाके क्लासों को देख सकते हैं। ठीक साथियों, तो साथियों आज साथियों हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है बुद्धि के निर्माण का आलोचनात्मक दृष्टिकोण एवं बहुआयामी बुद्धि नामक चैप्टर को, जो कि 6वां चैप्टर है साथियों बाल विकास की क्लास में, हम लोग इसके मतलब इस चैप्टर को करने का काम कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक हम लोगों का होगा बुद्धि का मापन। किसका? बुद्धि का मापन, अर्थात मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। क्या है? मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस नामक टॉपिक, आज हम टॉपिक को पढ़ने का काम करेंगे। ठीक साथियों, जिसका नाम है बुद्धि का परीक्षण। तो साथियों बुद्धि के परीक्षण के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो हम लोगों को पता है कि बुद्धि की माप साथियों बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। बुद्धि की माप साथियों सबसे पहले हम जानेंगे कि बुद्धि की माप बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। बुद्धि की माप साथियों बुद्धि परीक्षण के द्वारा, किसके द्वारा? बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जाने का काम करता है। साथियों सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने मिलकर 1905 में बनाया था। लिखेंगे हम लोग, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण सबसे पहला बुद्धि परीक्षण सबसे पहला बुद्धि परीक्षण साथियों 1905 में 1905 में वैज्ञानिक हैं जिनका नाम बीने है साथियों, और साइमन ने मिलकर बनाया था। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण साथियों कौन कौन? सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में साथियों बीने और साइमन, ये 2 वैज्ञानिक है साथियों, इन दोनों ने मिलकर बनाने का काम किया था। साथियों यह बुद्धि परीक्षण आने वाले वर्षों में मनोवैज्ञानिकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इन लोगों का जो यह बीने और साइमन परीक्षण, बुद्धि परीक्षण हुआ साथियों, यह आगे आने वाले जो मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे उन लोगों के लिए काफ़ी लोकप्रिय और काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया। साथियों अगर बात करें तो इसी के परिणाम स्वरूप इसका कई बार संशोधन भी किया गया। ये जो बीने और साइमन परीक्षण, बुद्धि परीक्षण था साथियों, इसका कई बार क्या किया गया? संशोधन भी किए जाने का काम किया गया। साथियों अगर बात करें तो इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टरमैन द्वारा 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। इस परीक्षण का साथियों सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, ये जो बीने और साइमन परीक्षण था, तो इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन, इस परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन साथियों सबसे महत्वपूर्ण संशोधन की अगर बात करें
तो साथियों 1916 में टरमैन द्वारा 1916 में टरमैन के द्वारा 1916 में स्टैनफोर्ड, कहाँ, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया था साथियों। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। साथियों ये जो बीने और साइमन बुद्धि परीक्षण था साथियों, इसमें कई बार कई संशोधन हुए, लेकिन इन संशोधनों में साथियों अगर हम सबसे महत्वपूर्ण संशोधन की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन था वो कौन सा साथियों? टरमैन बुद्धि परीक्षण संशोधन था, जो कि 1916 में स्टैनफोर्ड में किया गया था। कहाँ? 1916 में स्टैनफोर्ड में किया गया था, जिसका क्या नाम था? टरमैन बुद्धि परीक्षण संशोधन कहा गया। ठीक साथियों इस संशोधन में सबसे पहली बार बुद्धि लब्धि के समप्रत्यय का बुद्धि मापने के सूचक के रूप में प्रयोग किया गया। और साथियों इसके बाद अनेक मनोवैज्ञानिक जैसे वेसलर, अर्थर, कैटेल, रेवेन, गुड एनफ आदि मनोवैज्ञानिक ने साथियों बुद्धि परीक्षण बनाकर बुद्धि मापन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथियों बुद्धि परीक्षण के क्षेत्र में अगर बात करें तो कुछ और वैज्ञानिकों ने योगदान दिया, जिसका नाम है वेसलर। क्या नाम है? वेसलर मनोवैज्ञानिक हैं, ये सभी मनोवैज्ञानिक हैं साथियों। अर्थर, अगले का नाम है कैटेल, और एक लोग और हैं साथियों रेवेन और गुड एनफ। ये सभी साथियों क्या हैं? ऐसे महत्वपूर्ण वेसलर, अर्थर, कैटेल, रेवेन, गुड एनफ, ये सभी मनोवैज्ञानिक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं साथियों जिन्होंने बुद्धि परीक्षण के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। साथियों भारत में भी कई मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, जिसमें साथियों सबसे महत्वपूर्ण कौन है? डॉक्टर एस जलोटा। ये साथियों सब फॉरेन मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। और कुछ भारतीय मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि परीक्षण किया गया। बुद्धि परीक्षण में योगदान दिया गया। वो साथियों भारतीय मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? जिनका नाम है डॉक्टर एस जलोटा, और अगले एक और हैं साथियों जिनका क्या नाम है? डॉक्टर मोहन चंद्र जोशी, और एक और साथियों साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम डॉक्टर एस मुहसिन आदि ऐसे साथियों मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने, जो कि भारतीय मनोवैज्ञानिक हैं, जो कि बुद्धि परीक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। डॉक्टर एस जलोटा, डॉक्टर मोहन चंद्र जोशी, डॉक्टर एस मुहसिन, ये सभी क्या हैं साथियों? मनोवैज्ञानिक हैं जो कि बुद्धि परीक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए। साथियों इन बातों से ऐसा स्पष्ट होता है, इन बातों से अगर बात करें तो ऐसा स्पष्ट होता है साथियों कि बुद्धि का मापन भिन्न भिन्न बुद्धि परीक्षणों द्वारा किया गया। चूँकि कई लोगों ने, कई मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके से भिन्न बुद्धि परीक्षण करने का काम किया। तो साथियों इनमें कुछ बुद्धि परीक्षण ऐसे हैं जो शाब्दिक हैं, अर्थात शाब्दिक की बात करें तो जिनके एकांकों, निर्देश आदि में लिखित भाषा का प्रयोग किया गया है, तथा कुछ ऐसे हैं साथियों
कुछ ऐसे भी हैं जिनके एकांशों तथा निर्देशों में लिखित भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है और व्यक्ति को दी गई वस्तुओं का परिचालन करके कुछ विशेष डिजाइन बनाना होता है। इसके आधार पर ही साथियों व्यक्ति की बुद्धि की जांच भी की जाती है। कुछ साथियों प्रमुख बुद्धि परीक्षण हैं जिसका प्रयोग बुद्धिमापन में अधिकतर किया जाता है। वो कौन से हैं? सबसे पहला है साथियों बुद्धि परीक्षण जिसका नाम है बीने साइमन बुद्धि स्केल। क्या नाम है? बीने साइमन बुद्धि स्केल। बीने साइमन बुद्धि स्केल। इनके बारे में बात करें साथियों, जो बीने साइमन बुद्धि स्केल है या बुद्धि परीक्षण है, तो साथियों यह बात करें तो वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण के सर्वप्रथम सफल प्रयास का श्रेय एल्फ्रेड बीने, ये जो बीने हैं साथियों इनका पूरा नाम क्या है? एल्फ्रेड बीने को है। सर्वप्रथम सफल प्रयास का श्रेय साथियों बुद्धि परीक्षण के साथियों सर्वप्रथम सफल प्रयास का श्रेय एल्फ्रेड बीने को जाता है। एल्फ्रेड बीने को जाता है। ठीक साथियों, किसे जाता है? एल्फ्रेड बीने को सर्वप्रथम सफल बुद्धि परीक्षण के प्रयास में जाता है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो वह पेरिस विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक हैं। एल्फ्रेड बीने की बात करें साथियों तो एल्फ्रेड बीने जी पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। कहाँ के? पेरिस विश्वविद्यालय के। पेरिस विश्वविद्यालय के क्या हुआ करते थे? प्रोफेसर हुआ करते थे। प्रोफेसर हुआ करते थे साथियों एल्फ्रेड बीने जी। ठीक, 1890 के लगभग उस नगर के प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधकों ने उससे ऐसे बालकों का पता लगाने में सहायता मांगी जो मंद बुद्धि थे, ताकि उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विद्यालय में भेजा जा सके। बीने ने इस कार्य में अपनी सहयोगी मनोवैज्ञानिक थियोडोर साइमन, साथियों इनके एल्फ्रेड बीने की एक सहयोगी थी मनोवैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? इनकी एक सहयोगी थी साथियों जिनका नाम था थियोडोर साइमन। सहयोगी थियोडोर साइमन इनके सहयोगी का नाम था साथियों। इन्होंने इनके सहयोग की सहायता से यह परीक्षण किया। दोनों मनोवैज्ञानिकों ने साथियों अनेक परीक्षाओं के बाद 1905 में अपनी परीक्षा विधि प्रकाशित की जिसे बीने साइमन बुद्धि मानक्रम कहा जाता है। इन्होंने साथियों 1905 में क्या किया? 1905 में इन्होंने अपनी एक परीक्षा विधि प्रकाशित की जिसे साथियों क्या कहा गया? बीने साइमन बुद्धि मानक्रम कहा गया। उन्होंने साथियों इसको 1908 में और फिर 1911 में परिवर्तित और संशोधित करके पूर्ण बनाने का प्रयास भी किया। साथियों बीने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए थी। बीने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि, लिख लीजिए, बीने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि जो थी साथियों, बीने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि जो हुआ करती थी साथियों, ये किसके लिए? 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए हुआ करती थी। 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए हुआ करती थी या है जो भी है। ठीक, क्या हुआ करती थी साथियों? बीने साइमन बुद्धि परीक्षण जो साथियों हुआ करती थी यह 3 से 15 वर्ष तक के बालकों के लिए हुआ करती थी। और अगर बात करें साथियों तो प्रत्येक वर्ष के बालकों के लिए 5 प्रश्न या कार्य
थे, पर 4 वर्ष के बालकों के लिए केवल 4 प्रश्न थे और 11 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए साथियों कोई भी प्रश्न नहीं हुआ करता था। 11 और 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई भी प्रश्न नहीं हुआ करता था। 4 वर्ष के जो बालक हुआ करते थे साथियों, उनके लिए केवल 4 प्रश्न हुआ करता था। और साथियों अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष के बालकों के लिए 5 प्रश्न या कार्य हुआ करते थे। साथियों इस प्रकार 1911 के स्केल में प्रश्नों की संख्या टोटल 54 थी। ये प्रश्न इस प्रकार बनाए गए थे कि कम आयु के बालक अधिक आयु वाले बालकों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते हैं। हम 3 और 4 वर्ष की आयु के बालकों के प्रश्नों के उदाहरण की अगर बात करें तो इन्होंने दिया साथियों 3 वर्ष की आयु के लिए बालकों के लिए क्या क्या प्रश्न हुआ करते थे, हम उसकी बात करेंगे। ये साथियों आप लोग नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट ये सब पॉइंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। 3 वर्ष के बालकों के लिए साथियों कौन कौन से प्रश्न हुआ करते थे उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के दौरान साथियों 3 वर्ष के बालकों के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते थे। तो साथियों 3 वर्ष की आयु के लिए 3 वर्ष की आयु के लिए साथियों अगर प्रश्न की बात करें 3 वर्ष की आयु के बालकों के लिए प्रश्न क्या पूछा जाता था, वो प्रश्न हुआ करता था साथियों, एक सेकेंड, प्रश्न साथियों हुआ करता था उस दौरान क्या प्रश्न हुआ करता था। सबसे पहला प्रश्न था अपना नाम बताना। बालक को अपना नाम बताना पड़ता था, अपना नाम बताना। और दूसरा प्रश्न क्या हुआ करता था साथियों, अपने मुंह, नाक और कान को उंगली से बताना। अपने मुंह, नाक और कान को अपने उंगली से बताना। अपने उंगली से बताना ये प्रश्न हुआ करता था। अगला प्रश्न हुआ करता था साथियों कि किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य बातें बताना। किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य बातें बताना। और अगला प्रश्न एक और हुआ करता था साथियों, 6 शब्दों के सरल वाक्य को दोहराना। 6 शब्दों के सरल वाक्य को दोहराना। और अगला प्रश्न हुआ करता था साथियों और अंतिम प्रश्न, 2 अंकों को एक बार सुनकर दोहराना। 2 अंकों को एक बार सुनकर दोहराना। ये क्या हुआ करता था साथियों, ये जो है प्रश्न हुआ करता था। 2 अंकों का मतलब जैसे अगर कह दें 3 5 6 8 9 2 इत्यादि जैसे प्रश्न जो हुआ करते थे साथियों, इस तरीके के। साथियों बीने और साइमन बुद्धि परीक्षण जो हुआ उसमें जो उम्र की बात हुई कि 3 वर्ष की आयु के बालकों के लिए किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा या किस प्रकार का प्रश्न होगा, तो उसके अंतर्गत प्रश्न हुआ करता था साथियों के बालक को अपना नाम बताना पड़ता था। साथ ही साथ साथियों बालक अपने मुंह, नाक और कान से अपनी उंगली को बताने का काम करता था। साथ ही साथ किसी चित्र को, कोई चित्र उसके सामने दे दिया जाएगा और उस चित्र के बारे में उस बालक से पूछा जाएगा और कहा जाएगा कि इस चित्र के बारे में जो तुम जानते हो उसके बारे में जानकारी दो। अगला साथियों क्या हुआ करता था प्रश्न कि 6 शब्दों का एक सरल वाक्य दे दिया जाएगा और उसे दोहराने के लिए बोला जाएगा। 6 शब्दों का एक सरल वाक्य दिया जाएगा और उसे दोहराने के लिए बोला जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन हुआ करता था कि 2 अंकों को एक बार, 2 अंक जैसे 3 5 हो गए, सुनकर दोहराने का काम भी किए जाने का
प्रश्न हुआ करता था। अब साथियों अगर बात करें 4 वर्ष की आयु के बालकों के लिए कैसा प्रश्न हुआ करता था, उसे भी हम लोग, ये 3 वर्ष के आयु के बालकों के लिए था साथियों। अगला हम लोग देखेंगे कि 4 वर्ष की आयु के बालकों के लिए कैसा प्रश्न हुआ करता था। ये सारी चीज़ें लिख लीजिए साथियों, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से ये इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनर कुछ भी बना सकता है, ठीक, इसलिए इसे आप नोट करिए और दिमाग में रखिएगा भी इन बातों को। 4 वर्ष की आयु के बालकों से साथियों प्रश्न पूछने की बात करें तो पूछा जाता था पहला प्रश्न कि अपने को बालक या बालिका होना बताना। अपने को बालक या बालिका का होना बताना पड़ता था, ठीक। दूसरा प्रश्न हुआ करता था साथियों कि 2 रेखाओं में छोटी और बड़ी को पहचानना। 2 रेखाएं दे दी जाती थी और उसमें पूछा जाता था कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। 2 रेखाओं में छोटी और बड़ी को बताना, छोटी और बड़ी रेखाओं को बताना। दो रेखाओं में छोटी और बड़ी रेखाओं को बताना, साथ ही बालक का या बालिका का होना बताना। तीसरा प्रश्न इसमें हुआ करता था साथियों, चाबी, चाकू और पैनी को देखकर उसका नाम बताना। चाबी, चाकू और पैनी को देखकर उसका नाम बताना। और अगला क्वेश्चन हुआ करता था साथियों कि 3 अंकों को एक बार सुनकर दोहराना। 3 अंकों को एक बार सुनकर दोहराना। जैसे अगर बात करें साथियों, जैसे इसके अंतर्गत होता था, क्या होता था, 2 4 6 या तो हो जाया करता था साथियों 4 4 6 8, या तो 3 5 7, या तो 1 4 6। इस तरीके के साथियों अंकों को सुना जाता था और उसके बाद दोहराने के लिए बोला जाता था। 4 वर्ष की आयु के बालकों से प्रश्न पूछने की बात करें साथियों, तो बालक से पूछा जाता था कि आप बालक हो, मतलब बच्चों से पूछा जाता था कि आप बालक हो या बालिका, इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता था। अगला क्वेश्चन होता था साथियों कि 2 रेखाओं को दे दिया जाता था। कितनी? 2 रेखाओं को दे दिया जाता था, छोटी और बड़ी रेखाओं को साथियों, और उसके बाद उन रेखाओं के माध्यम से यह पूछा जाता था कि कौन सी रेखा छोटी है और कौन सी रेखा बड़ी है। इसके इन रेखाओं के माध्यम से आप बताने का काम करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन साथियों, चाकू रख दिया जाता था, चाबी रख दिया जाता था और पैनी भी रखा जाता था। चाकू रखा जाता था, चाबी रखा जाता था और पैनी एक साथ रख दिया जाता था। फिर उसके बाद बच्चों से पूछा जाता था कि आप ये बताइए कि ये कौन सा चीज़ है। तीनों में से पूछा जाता था, जैसे तीनों एक हाथ में ले लिए, एक को निकाले, पूछे, चाबी को निकाले, पूछे कि ये क्या है, इसका क्या नाम है, इसे आप बताइए, ठीक। दूसरे को लिया जाता था, पूछाता था इसका क्या नाम है, इसे बताइए। तीसरे को इसी तरीके से यहाँ पूछने का काम किया जाता था कि कौन सी चाबी है, कौन सी चाकू है, कौन सी पैनी है। उसके बाद साथियों अगला क्वेश्चन होता था कि 3 अंकों को एक बार सुनकर दोहराना। जैसे 2 4 6 बोल दिया गया तो पूछा जाता था कि आप बताइए कि मैं क्या बोला हूँ। जैसे 4 6 8 दे दिया जाता था तो पूछा जाता था कि आप बताइए कि मैं क्या बोला। इसी तरीके से आगे के अंक जो साथियों 3 वर्ष के आयु के बालकों से प्रश्न को किया जाता था कि 2 अंकों को दोहराने के लिए बात की जाती थी, इसी प्रकार से 4 वर्ष के बालकों से साथियों 3 अंकों को एक बार सुनकर दोहराने की बात की जाती थी।
साथियों इसमें अगर बात करें तो यदि बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता था तो उसे साधारण बुद्धि का वाला बालक माना जाता था। यदि वह अपनी आयु से बड़ी आयु वाले बालकों के प्रश्नों के उत्तर दे देता था तो उसकी मानसिक आयु को उसकी जीवन आयु से अधिक समझा जाता। मतलब यह कहा जाता था कि यदि मान लीजिए कि 3 वर्ष का बालक है और वह 4 वर्ष के बालकों के 3 वर्ष का बालक है और 4 वर्ष के बालकों वाले प्रश्न का उत्तर अगर देता है तो उसे यह कहा जाता था साथियों कि इसकी आयु से ज़्यादा आयु इसकी मानसिक आयु की है। मतलब इसकी आयु से अगर बात करें तो ज़्यादा विकसित इसकी मानसिक आयु हो चुकी है, अर्थात मानसिक आयु ज़्यादा है, जीवन आयु से अधिक है। ठीक साथियों, और उसे श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक माना भी जाता था। अर्थात अगर 3 वर्ष का बालक अगर 4 वर्ष के बालक के प्रश्नों का उत्तर देता था तो उसे तीव्र बुद्धि का बालक समझा जाता था। कैसे? तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि का बालक समझा जाता था। साथियों यदि वह अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु को उसकी जीवन आयु के कम समझा जाता था और उसे मंद बुद्धि का। यदि यह साथियों अगर जैसे 3 वर्ष का बालक है, अगर यह 3 वर्ष के बालकों का जो दिया गया निर्धारित प्रश्न है अगर उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसे मंद बुद्धि के बालक की श्रेणी में रखा जाता था। कौन सी? मंद बुद्धि के बालक की श्रेणी में रखे जाने का काम किया जाता था। ठीक साथियों अगर जैसे उदाहरण की बात करें तो यदि 8 वर्ष की आयु का बालक अपनी आयु के सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता है तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष की मानी जाती थी। लेकिन यदि वह केवल 7 वर्ष वाले बालकों के प्रश्नों के उत्तर दे पाता है तो उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष समझी जाती थी। यदि वह अपने और 10 वर्ष के आयु के बालकों के प्रश्नों के भी उत्तर दे देता है तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष की मानी जाती थी। यदि वह 9 वर्ष के बालकों के केवल 3 प्रश्नों का उत्तर 10 वर्ष के बालकों के केवल 1 प्रश्न का उत्तर दे पाता है तो उसकी मानसिक आयु में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/4 वर्ष जोड़ दिया जाता था। मतलब साथियों जैसे अगर कोई बालक है, कहा गया कि वह अपने 10 वर्ष की आयु के बालकों के प्रश्नों के भी उत्तर तो वह उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाती थी। लेकिन यदि साथियों 9 वर्ष का बालक केवल 3 प्रश्नों का उत्तर 10 वर्ष के बालकों का केवल 1 प्रश्नों का उत्तर दे पाता था तो उसकी जो मानसिक आयु होती थी साथियों प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/4 वर्ष जोड़ दिया जाता था। कितना? प्रत्येक वर्ष के लिए 1/4 वर्ष जोड़ दिए जाने का काम किया जाता था। ठीक साथियों, जैसे अगर मान लीजिए जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जैसे मैं कह दूं 8 + 3/5 + 1/5 इक्वल टू ये क्या होगा साथियों 3 × 1 = 4, तो ये क्या होगा 8 सही 4/5 क्या होगा 8 सही 4/5 वर्ष की मानसिक आयु मानी जाती थी। वर्ष की मानसिक आयु यहाँ पे मानी जाती थी। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे जोड़ने का काम किया जाता था। ठीक, ये 1/4 जो होता है 1/5 इसे जो है जोड़ दिया जाता। प्रत्येक प्रश्न के लिए साथियों 1/5 वर्ष जोड़ दिए जाने का काम किया जाता था। ठीक साथियों, बिन स्केल का सबसे मुख्य दोष यह भी था साथियों कि यदि किसी आयु का बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था तो उनके मानसिक आयु की जीवन आयु से कम मानी जाती थी। लेकिन रॉस का कथन क्या था साथियों, बीने का कथन क्या था कि यदि साथियों किसी आयु का बालक अपनी आयु के निर्धारित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु उसकी जीवन आयु से कम मापी जाती थी। लेकिन इस संबंध में रॉस जी क्या कहते हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम रॉस है, आप लोग पढ़ चुके हैं इनका नाम पहले भी, बताता हूँ कि रॉस जी क्या कहते हैं। चलिए मैं दोनों की लिख देता हूँ, दोनों का कथन क्या है, दोनों लोगों का मैं उनकी बातें लिख देता हूँ यहाँ। बीने स्केल क्या कहते हैं साथियों, सबसे पहले यह जानिए। बीने स्केल जी कहते हैं साथियों यदि किसी आयु का बालक अपनी आयु के लिए यदि किसी आयु का बालक अपनी आयु के लिए
निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था, निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था, तो क्या साथियों नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु, उसकी मानसिक आयु उसकी साथियों उसकी मानसिक आयु उसकी जीवन आयु से कम मानी जाती थी। साथियों बिन स्किल जी क्या कहते हैं कि यदि किसी आयु का बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित जो प्रश्न है अगर उसके उत्तर नहीं दे पाता है तो उसकी जो मानसिक आयु होगी उसकी जीवन आयु से क्या मानी जाएगी, कम मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, कम मानी जाएगी। लेकिन इसी संबंध में साथियों एक और क्या है, मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम रॉस है। क्या नाम है इनका? नाम रॉस है। रॉस जी क्या कहते हैं साथियों? ये कहते हैं कि बिने स्केल की एक उपयुक्त आलोचना यह है साथियों, एक आलोचना है कि या तो बालक सभी प्रश्नों का उत्तर देकर सफल हो या एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण असफल हो। ये रॉस जी कहते हैं। बिने स्केल के एक उपयुक्त आलोचना यह है कि, इनकी आलोचना करते हुए रॉस जी ने क्या कहा कि बिने स्केल के एक उपयुक्त आलोचना, एक साथियों उपयुक्त आलोचना यह है कि या तो बालक सभी प्रश्नों का उत्तर देकर सफल हो सभी प्रश्नों का उत्तर देकर सफल हो क्या हो साथियों, सफल हो या एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण, या एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण एक भी साथियों प्रश्नों का उत्तर न दे सकने के कारण असफल हो। ये क्या है, रॉस जी ने बिने स्किल के साथियों बातों का क्या किया, खंडन किया या तो आलोचना करने का काम किया। क्या कहते हैं रॉस जी कि बिने स्किल की एक उपयुक्त आलोचना क्या है साथियों कि या तो बालक सभी प्रश्नों का उत्तर देकर सफल हो या एक भी प्रश्नों का उत्तर न दे सकने के कारण क्या हो, असफल हो। ठीक साथियों, अब इसी में अगर बात करें तो बुद्धि मापन के लिए अगर बात करें साथियों तो एक परीक्षण है जिसका नाम है क्या, स्टैनफोर्ड बिने स्केल। स्टैनफोर्ड दूसरा है साथियों स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल। इसके साथियों इस बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें तो अपने दोषों के बावजूद बुद्धि का अनुमान लगाने की समस्या पर बिनेट के अद्वितीय साथियों कार्यों ने शिक्षा संसार में हलचल भी मचा देने का काम किया और कई देशों में उत्साही मनोवैज्ञानिक का ध्यान उनकी ओर आ गया, क्योंकि साथियों उनका मानक्रम पेरिस की गलियों के उपेक्षित बालकों के लिए बनाया गया था, इसलिए उनमें सुधार आवश्यक समझा गया। इस दिशा में साथियों लंदन में डॉक्टर सिरिल बर्ट
लंदन के साथियों लंदन में डॉक्टर सिरिल बर्ट और अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर लेविस एम टरमैन ने अभिनंदनीय कार्य भी किया। क्या किया साथियों? अभिनंदनीय कार्य भी किया। टरमैन ने साथियों बीने के मानक्रम के अनेक दोषों को दूर करके 1916 में उसे एक नया रूप प्रदान किया जो स्टैनफोर्ड बीने मानक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने साथियों 1937 में और फिर 1960 में अपने सहयोगी मॉन्ड ए मैरिज की सहायता से उसे पूर्णतः निर्दोष बना दिया गया। यह साथियों स्केल की बात करें तो यह जो साथियों स्केल हुआ करता था यह 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए हुआ करता था। यह स्केल 2 से 14 वर्ष के 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए किया गया था यह स्केल जो हुआ करता है साथियों 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए किया जाता है। और अगर बात करें साथियों तो इसमें कुल 90 प्रश्नावलियां हैं। इसमें टोटल कुल कितनी प्रश्नावलियां हैं साथियों? टोटल 90 प्रश्नावलियां हैं। इसके अंतर्गत टोटल कुल 90 प्रश्नावलियां हैं। और अगर बात करें साथियों इसी में तो पहला है साथियों 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए। पहली बात करें अगर साथियों तो 3 वर्ष से पहला कब से कब तक के लिए है साथियों? 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए। 10 वर्ष तक के बालकों के लिए कितना? 6 प्रश्नावलियां। और दूसरी की बात करें साथियों 12 वर्ष के बालकों के लिए 8। 12 वर्ष के बालकों के लिए कितने? 8 प्रश्नावलियां। और अगर बात करें साथियों इसी में एक सेकेंड टोटल 90 प्रश्नावलियां कौन से? स्टैनफोर्ड बीने स्केल के अंतर्गत दिया गया। और साथियों इसमें बात करें तीसरी तो तीसरा है साथियों 14 वर्ष के बालकों के लिए 6 प्रश्नावलियां। 14 वर्ष के बालकों के लिए 6 प्रश्नावलियां। और चौथे नंबर पे अगर बात करें साथियों सामान्य वयस्कों के लिए 6 प्रश्नावलियां। सामान्य वयस्कों के लिए 6 प्रश्नावलियां। और अगर बात करें साथियों तो श्रेष्ठ वयस्कों के लिए भी 6। श्रेष्ठ वयस्कों के लिए 6 प्रश्नावलियां। और अगर बात करें साथियों तो अन्य प्रश्नावलियां साथियों 16 थी। कुछ अन्य प्रश्नावलियां थी जो कितनी थी साथियों? 16 हुआ करती थी। और 7वें नंबर पे बात करें साथियों तो 11 से 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई भी प्रश्न नहीं था। 11 से 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई भी प्रश्न नहीं था। ठीक साथियों, कोई भी प्रश्न नहीं हुआ करता है। साथियों इन 90 प्रश्नावलियों में बीनों की प्रश्नावलियों से केवल 19 प्रश्न लिए गए थे। 13 वर्ष की आयु के बालकों के लिए कुछ अन्य प्रश्न हुआ करते। साथियों अगर बात करें तो इन सभी 90 प्रश्नावलियों में से बीने के साथियों केवल प्रश्नावलियों से केवल 19 प्रश्न लिए गए थे। ये साथियों जो कुल टोटल कितनी 90 टोटल प्रश्नावलियां हुआ करती थी, इन सभी 90 प्रश्नावलियों में से
90 प्रश्नावलियों में से बीने के सिर्फ 19 प्रश्नावलियां ली गई थी साथियों। इन सभी साथियों जो 90 प्रश्नावलियां, ये सभी 90 प्रश्नावलियां जो हुआ करती थी साथियों, इनमें से अगर बीने की प्रश्नावलियों की बात करें तो बीने की साथियों सिर्फ 19 प्रश्नावलियां ली गई थी। कितने? सिर्फ 19 प्रश्नावलियां ली गई थी, जिनमें से अगर साथियों बात करें तो 3 वर्ष की आयु के बालकों के लिए कुछ प्रश्न पूछे जाते थे। किसके? 3 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निम्न प्रश्न हुआ करते थे साथियों। कुछ प्रश्न हुआ करते थे, निम्न प्रश्न हुआ करते थे। कौन कौन से ये मैं बताता हूँ साथियों। पहला प्रश्न साथियों हुआ करता था, अपने परिवार का नाम बताना होता था। बालक को अपने परिवार का नाम बताना पड़ता था। अपने परिवार का नाम बताना होता था। दूसरा प्रश्न जो होता था साथियों, वो होता था कि अपने को बालक या बालिका लिंग ज्ञान होना बताना। अपने को बालक या बालिका अर्थात लिंग ज्ञान होना बताना। मतलब आपको यह पता है कि नहीं कि आप बालक की श्रेणी में आते हो या बालिका की श्रेणी में। तीसरा प्रश्न होता था साथियों, 6 से 7 अक्षरों के वाक्य को दोहराना। 6 से 7 अक्षरों के वाक्य को दोहराना। और अगर अगली बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन क्या हुआ करता था, अपने मुंह, नाक, आँखों आदि को उंगली से बताना। अपने मुंह, आँख, नाक, कान आदि को उंगलियों से बताना साथियों। आदि को उंगलियों से बताना। और साथियों अगला प्रश्न हुआ करता था, चाकू, चाबी, पेन आदि को देखकर उसका नाम बताना। किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य बातें को बताने का काम। ये सभी प्रश्न जो हुआ करते थे साथियों, ये सभी 3 वर्ष की आयु के जो बालक हुआ करते थे उनके लिए ये प्रश्न हुआ करता था। किसके? बीने के अनुसार ये सभी हुआ करते थे साथियों। ठीक है, ये साथियों आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर टेट के क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा एग्जाम में या तो सी टेट में कि बीने के अनुसार 3 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निम्न में से कौन से प्रश्न पूछे जाते थे या निम्न में से कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। ठीक साथियों, अगली अगर बात करें साथियों तो ये जो प्रश्न है तो यह साथियों 2 से 5 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह के बाद परीक्षा भी ली जाने का काम किया जाता था। 2 से 5 वर्ष के जो बालक हुआ करते थे उस दौरान प्रत्येक 6 माह पर, आज भी कई विद्यालयों में होता है साथियों, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक, तो साथियों 2 से 5 वर्ष के जो बालक होते थे प्रत्येक 6 माह पर परीक्षा लिया जाता था। अर्थात 2, 2.5, 3 वर्ष, 5 वर्ष के बाद वर्ष में केवल एक परीक्षा ली जाती है। और अगर बात करें साथियों तो प्रत्येक आयु के बालकों की प्रश्नावली के 2 भाग हुआ करते थे, यल और यम। प्रत्येक भाग में साथियों 6 कार्य या प्रश्न हैं। 2 से 5 वर्ष तक के बालकों को वे इस प्रकार करने पड़ते थे, जैसे 2 वर्ष के बालकों के लिए यल भाग के 6 प्रश्न और 2.5 वर्ष के बालकों के लिए साथियों यम भाग के 6 प्रश्न, साथ ही साथ 3 वर्ष के बालकों के लिए यल भाग के 6 प्रश्न और इसी प्रकार से 3.5 वर्ष के बालकों के लिए यम भाग के 6 प्रश्न पूछे जाते थे। परीक्षाएं इसी क्रम में साथियों 5 वर्ष की आयु तक होने का काम करती थी। इसके बाद साथियों बालकों को यल और यम दोनों भागों के प्रश्न एक साथ दिए जाते थे। इनके कहने का मतलब यह है साथियों कि जो प्रश्न पूछा जाता था
जो प्रश्न पूछा जाता था साथियों, वो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता था। जो 2.5 वर्ष के बालक हुआ करते थे साथियों, सबसे पहले जानिए कि जो 2 वर्ष के बालक हुआ करते थे साथियों, उन्हें किस ग्रुप का, यल ग्रुप का 6 प्रश्न दिया जाता था, और जो साथियों 2.5 वर्ष का बालक होता था उसे यम ग्रुप का 6 प्रश्न दिया जाता था। और इसी प्रकार से जो साथियों 3 वर्ष के बालक होते थे उन्हें फिर से यल ग्रुप का 6 प्रश्न दिया जाता था, और जो 3.5 वर्ष के बालक हुआ करते थे उन्हें साथियों फिर से यम ग्रुप का 6 प्रश्न दिए जाने का काम किया जाता था। ठीक साथियों, इस प्रकार से प्रश्नों को पूछे जाने का काम किया जाता था। और बाद में साथियों बालकों से क्या किया जाता था, बाद में बालकों से यल और यम दोनों प्रकार के क्वेश्चनों को पूछे जाने का काम किया जाता था। ठीक, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन के साथ समझिए चीज़ों को आप। अगली बात करें अगर साथियों, तो विभिन्न आयु के बालकों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए मानसिक आयु निश्चित हुआ करती थी। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें तो 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 माह की मानसिक आयु, 12 वर्ष वालों के लिए साथियों 3 माह की, 14 वर्ष वालों को 4 माह की, और यदि साथियों 12 वर्ष की आयु का बालक 10 वर्ष की आयु के बालकों के सभी प्रश्नों का, और 12 वर्ष की आयु के बालकों में 5 प्रश्नों का, और 14 वर्ष के बालकों के 2 प्रश्नों का उत्तर देता है, तो उसकी मानसिक आयु अच्छी होती है। उसकी मानसिक आयु क्या होती है साथियों, 11 वर्ष और 11 माह होने का काम करती है। ठीक साथियों, अगली अगर हम साथियों बुद्धि परीक्षण की बात करें, अगला बुद्धि परीक्षण है साथियों पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट हुआ करता था। अगली बुद्धि परीक्षण की बात है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, हर हाल में नोट करिएगा और रिवीजन भी करने का काम करिएगा। बिल्कुल अच्छे से थ्योरी को हम लोगों ने विस्तार के साथ पढ़ने का काम किया। कारण उसका क्या है, कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। उद्देश्य मेरा यह है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ें तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। ठीक, एक भी क्वेश्चन साथियों एग्जाम से हमारे यूट्यूब चैनल का मतलब यह है कि हमारे द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, कल को आप यह कह न सकें कि मैं आपके जो है निर्देशन में पढ़ाई किया और एग्ज़ाम हमारा नहीं निकला, या क्वेश्चन जो आया वो आपके पढ़ाए हुए से बाहर आ गया। ठीक, अगला तीसरा बुद्धि परीक्षण है साथियों पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। तीसरा है साथियों, तीसरा बुद्धि परीक्षण है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। भूल भुलैया टेस्ट, पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट के बारे में अगर बात करें साथियों, तो यह परीक्षण 3 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया। कहाँ से, 3 से 14 वर्ष के, 3 से 14 वर्ष तक के बालकों में किया गया। 3 से 14 वर्ष तक के बालकों में यह परीक्षण किया गया। यह परीक्षण साथियों का बुद्धि परीक्षण की बात करें, जो पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट है, यह 3 से 14 वर्ष तक के बालकों में परीक्षण किया गया। और अगर साथियों बात करें तो भूल भुलैया का निर्माण इस प्रकार किया गया कि वे आयु के बुद्धि के साथ साथ क्रमशः जटिलतर होती है। क्या होती है, साथ साथ साथियों क्रमशः जटिलतर होती है। जिस बालक की परीक्षा ली जाती है उसे एक पेंसिल और कागज़ पर बना हुआ भूल भुलैया का एक चित्र दे दिया जाता है। ठीक साथियों, बालक के पेंसिल से उसमें से बाहर निकलने का निशान लगाकर मार्ग अंकित करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए साथियों 3 से 11 वर्ष तक के बालकों को 2 अवसर और 12 वर्ष से साथियों 14 वर्ष तक के बालकों को 4 अवसर दिए जाते थे। ठीक, यदि वे अपने प्रयासों में असफल होते थे तो उनकी बुद्धि का विकास उनकी आयु के अनुपात में कम समझा जाता था। और अगर साथियों इस प्रक्रिया में अर्थात इस परीक्षण में साथियों अगर बालक पास हो जाता था, अगर बालक इस परीक्षण में वो साथियों मतलब एक निशान से दूसरे निशान तक चीज़ों को वो पहुंचाने में सक्षम होता था साथियों, ग्राफ के अनुसार, चित्र के अनुसार, तो उसकी बुद्धि का विकास साथियों क्या उनकी आयु के अनुपात में समान माना जाता था। इसमें साथियों एक वैज्ञानिक है, इसके संबंध में एक वैज्ञानिक जिनका नाम है गैरेट। वैज्ञानिक का नाम है गैरेट। गैरेट जी क्या कहते हैं साथियों इस संबंध में,
ये फिगर जो आप कह रहे हैं ना, ये फिगर अक्सर मैं आपसे बताऊं कि छोटे बच्चों की जो डाइम बॉक्स होती है, कंपास जिसे कहते हैं, अगर उसको आप देखेंगे तो इस तरीके की एक छोटी सी, क्या उसे क्या बोलते हैं, छर्रा टाइप का उनके जो है कंपास होता है साथियों, डाइम बॉक्स जो होता है उसमें देखेंगे तो अक्सर उस तरीके के चित्र बना करते हैं, और उनके जो है डाइम बॉक्सों को उठाकर अक्सर बड़े लोग भी उन खेल को खेला करते हैं। उसी की लगभग बात की जा रही है। ठीक साथियों, तो इस संबंध में साथियों एक मनोवैज्ञानिक हैं, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि यह परीक्षण कम बुद्धि वाले बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह परीक्षण कम बुद्धि वाले बालकों के लिए यह परीक्षण साथियों कम बुद्धि वाले बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। इनमें न केवल बालक की मानसिक योग्यता का, इनमें न केवल बालक की मानसिक योग्यता का, बालक की मानसिक योग्यता का, बल्कि अगर बात करें तो उसकी नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। उसकी नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। साइकोलॉजिस्ट है साथियों, मनोवैज्ञानिक है, जिनका नाम है गैरेट। ये साथियों पैरेटियस भूल भुलैया टेस्ट या बुद्धि परीक्षण के लिए इन्होंने अपना क्या मत दिया। ये कहे साथियों कि पैरेटियस भूल भुलैया टेस्ट या परीक्षण में साथियों कम बुद्धि वाले बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी यह टेस्ट या परीक्षण हुआ है। इनमें साथियों क्या हुआ कि बालक की मानसिक योग्यता का तो विकास हुआ ही हुआ, साथ ही साथ साथियों बालक के नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। किसके? बालक के नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक साथियों, ये था हमारा पेर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। अगला साथियों बुद्धि परीक्षण है जिसका नाम है वेस्लर वैल्यू टेस्ट। अगला बुद्धि परीक्षण है वेस्लर वैल्यू टेस्ट। वेस्लर वैल्यू टेस्ट ये भी परीक्षण है साथियों, बुद्धि परीक्षण है जिसका नाम है वेस्लर वैल्यूज टेस्ट। ठीक, इसके अंतर्गत अगर बात करें साथियों तो इस परीक्षण का निर्माण साथियों 1944 में 10 से 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण लेने के लिए किया गया। कब साथियों? 1944 में 10 वर्ष से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए बुद्धि परीक्षण के लिए यह टेस्ट कब से कब किया गया साथियों? 1944 में 10 वर्ष से 60 वर्ष तक के व्यक्तियों के बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया यह टेस्ट। और अगर बात करें साथियों तो 1955 में इसे संशोधित करके साथियों 16 से 64 वर्ष तक के वयस्कों के लिए कर दिया गया। इसमें संशोधन किया गया साथियों 1955 में। कब किया गया? इसमें संशोधन साथियों 1955 में किया गया और यह टेस्ट साथियों 16 से 64 वर्ष तक के वयस्कों में किया गया। में संशोधन कर साथियों यह टेस्ट
16 से 64 वर्ष तक के वयस्कों में किया गया। 16 से 64 वर्ष तक के वयस्कों में किया गया, वयस्कों के लिए किया गया। ठीक साथियों, 1955 में संशोधन किया गया इसमें, और यह परीक्षण साथियों पुनः कब से 16 वर्ष से साथियों 16 वर्ष से 64 वर्ष तक के वयस्कों में यह परीक्षण किए जाने का काम किया गया। साथियों इसमें विभिन्न आयु के व्यक्तियों के लिए 5 मौखिक और 5 क्रियात्मक परीक्षण हुआ करते थे। इसके अंतर्गत कौन कौन हुआ करते थे साथियों? पहला था ज्ञान और सूचना संबंधी प्रश्न हुआ करता था, ज्ञान और सूचना संबंधी प्रश्न, सूचना संबंधी प्रश्न हुआ करता था। दूसरा प्रश्न इसके अंतर्गत हुआ करता था साथियों जो कि गणित के प्रश्न हुआ करते थे। कौन से? गणित के प्रश्न हुआ करते थे। और अगला हुआ करता था जो साथियों वो कुछ शब्दावलियां इसके अंतर्गत दी जाती थी। क्या दी जाती थी? कुछ शब्दावली दी जाती थी। और चौथा प्रश्न जो होता था साथियों वो चित्र के भागों को तारीख से लगाकर चित्र को पूरा करना होता था। चित्र के भागों को चित्र के भागों को सॉरी साथियों लाइट चली गई, और क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। इसके बाद से इसी के जस्ट आगे से हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास जो करेंगे उसमें क्लास को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्लास कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपका अगर कोई डाउट होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से जुड़कर आप अपने डाउट को हमसे शेयर करिएगा। मैं वीडियो के माध्यम से आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। ठीक साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलिए, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या अन्य जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।